हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले जो डिफरेंस वाला, जो अंतर स्पष्ट करने वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 10 नंबर में, तो 10 या 15 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें से मैं 2 सब्जेक्ट बायो साइंस और आपका फंडामेंटल नर्सिंग करा चुका हूँ। 2 सब्जेक्ट बाकी रह गया है, जिसका आज है ये वीडियो, जिसमें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और बिहेवियर साइंस दोनों के ज़बरदस्त जितने भी महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न बनता है, जो 2 टर्मों के बीच में अंतर को बताया जाता है, उसको लेकर आ जाए हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको देखना है, अच्छे से समझना है, और इसे एग्ज़ाम में अगर आए पूछे क्वेश्चन तो आपको उसको लिख देना है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको अंतर स्पष्ट करने में ही मदद करेगा, ये वीडियो आपको डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखने में, जानकारी में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे सामने में जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके बाद हम लोग बिहेवियर साइंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग और ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस दोनों के बारे में इस बार जो है आप सभी से पूछा जा सकता है 10 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा कि संस्थागत नर्सिंग और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में क्या अंतर है, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह मुख्यतः यह चिकित्सालय होता है। इंस्टीट्यूशनल जो नर्सिंग होता है ना, मुख्यतः यह चिकित्सालय होता है, जिसको हम लोग अस्पताल बोलते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग जो होता है, यह समुदाय में होता है, यह क्लिनिक होता है इसका छोटा सा, या फिर यह स्कूल में होता है, मेला में होता है, घर स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि। यह स्वास्थ्य जो है कहीं भी जो है दिया जा सकता है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग होता है, यह मुख्यतः चिकित्सालय को कहते हैं। लेकिन ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहीं भी कैंप लगा के किया जा सकता है। ठीक है, रोगी स्वयं या साथी के साथ चिकित्सालय में उपचार हेतु आता है, उसके लिए विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो अस्पताल, चिकित्सालय जो होता है, हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको जो है, वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ें की आवश्यकता पड़ता है, नहीं पड़ता है। या तो मन हुआ तो हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है अंदर से, शारीरिक रूप से, तो जो है हम खुद से या अपने घर के एकाध साथी को या किसी को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन रोगी को निदान, फॉलो अप प्रेरित करना होता है। इसके लिए नर्स को रोगी के घर अथवा उसके कार्यस्थल तक जाना पड़ता है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग होता है, इसमें सेवाओं के लिए, सेवाओं को सहभागी ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए नर्स को जो है रोगी के घर तक या उसके कार्यस्थल तक जाना पड़ता है। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए, प्रबंधन तथा उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु अन्य स्टाफ सहयोग करते हैं। अब हॉस्पिटल में एक तो स्टाफ रहता नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विभाग के अलग कार्य करने के लिए अलग अलग स्टाफ होते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ नर्स को उसका प्रबंधन का कार्य भी देखभाल करना पड़ता है। समझ गया, चूँकि यहाँ पे स्टाफ कम होता है। ये चीज़ समझ गए यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि रोगी को रिकॉर्ड समानतः मेडिकल रिकॉर्ड विभाग द्वारा रखा जाता है, MRD द्वारा। ठीक है, रोगी के रिकॉर्ड का साधारणतः अनुरक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ही करना पड़ता है। यहाँ पे नर्स ही जो है रिकॉर्ड को रखती है और इसका संरक्षण करती है। जबकि ये जो अस्पताल, जो चिकित्सालय होता है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ही होता है रिकॉर्ड का, जहाँ पे सभी मरीज का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बड़े चिकित्सालय अथवा शिक्षण चिकित्सालय में कार्य करते रहने से चिकित्सा विज्ञान का पूरा नवीनतम ज्ञान रहता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, ये सब में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि काम तो करते हैं, साथ में नए नए तकनीक सब वहाँ जल्दी पहुँच जाता है। चूँकि वह बड़ा होता है हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर नए नए चीज़ों का भी सीखने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन समुदाय में कार्य करते समय समुदाय के संरचना एवं संस्कृति की जानकारी रहती है तथा नर्स के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होता है। यहाँ पे वैज्ञानिक विज्ञान के पूरा नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ पे संस्कृति और नर्स के व्यवहारिक बिहेवियर ज्ञान में वृद्धि होता है। समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है। नेक्स्ट है कि संस्थान की नर्स का रोगी के कारणों, संस्थान की नर्स का रोग के कारणों, निदान तथा व्यक्तिगत उपचार से अधिक संबंध रहता है। संस्थान में जो नर्स होती है, उस नर्स का जो है, मतलब हॉस्पिटल में जो नर्स होती है, उसको जो है रोग निदान, कारण, उपचार, इससे अधिक संबंध रहता है। चूँकि वह बार बार इसी को करती है, उसको दूसरा कोई काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में जो है, नर्स प्रणाली के सभी पक्ष पर वह काम करती है। समझ गए ना। यहाँ पे निवारण, चिकित्सा, स्वास्थ्य वृद्धि, पुनर्वास, सब चीज़ जो है बेचारा एक ही जो है नर्स को करना पड़ता है। ठीक है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में।
रोगी को महिला पुरुष अर्थात व्यक्ति या एकल इकाई के रूप में अधिक समझा जाता है। हॉस्पिटल में चिकित्सालय में क्या होता है कि जो भी रोगी होती है या तो महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, अर्थात कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसे इकाई के रूप में समझा जाता है, एकल इकाई के रूप में। लेकिन रोगी को परिवार या समुदाय का एक अंग समझा जाता है। चूँकि यहाँ पे पेशेंट खुद से गया रहता है तो अकेला रहता है तो उसको अकेला ही ना समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नर्स होती है वह खुद रोगियों के कार्यस्थल तक या फिर उसके घर जाती है। तो ऐसे में जो नर्स होती है वह पूरा रोगी के परिवार को एक अंग मानकर चलती है। समझ गए ना। जनसंपर्क सीमित होता है। इसमें जनसंपर्क सीमित क्यों होता है? क्योंकि इसका स्टाफ जो है कहीं दूर नहीं जाता है प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना। जो लोग आते हैं अपने से दिखाते हैं वही लोग आते जाते हैं बस। लेकिन यहाँ पे जो नर्स होती है, नर्स का जहाँ जहाँ मन होगा वहाँ वहाँ जाएगी, लोगों से संपर्क करेगी, परिवारों में भ्रमण करेगी। तो इसका जो क्षेत्र होता है वह लंबा होता है, समझ गए, बड़ा होता है। तो ये दोनों के बारे में समझ गए, इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी हॉस्पिटल चिकित्सालय और एक नॉर्मल स्वास्थ्य नर्सिंग, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन बहुत शानदार है। कहता है शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के अंतर बताएं। मतलब शिशु के जो मृत्यु होने का दर है वो शिशु मृत्यु दर, और जो मातृ के मतलब माता के जो मृत्यु होने का दर है, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। इधर है इन्फेंट मोर्टालिटी। देखिए आप सभी से इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, एमएमआर का फुल फॉर्म या आईएमआर का फुल फॉर्म। तो आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब मातृ मृत्यु दर, समझ रहे हैं। चलिए देखिए दोनों साइड। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर एक वर्ष से छोटे बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु संख्या को शिशु मृत्यु दर क्या कहते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र देखिए, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या, मतलब 1 साल है, समझिए। पिछले 1 साल में हम जो है अगर किसी का मृत्यु दर ज्ञात करते हैं तो अगर बच्चा का निकालना है तो पिछले 1 साल में जितने भी जो 1 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं ना, उनका संख्या, जितना मृत्यु हुआ है उसका संख्या ऊपर में, और उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या, और इसी पिछले 1 साल में जितना जन्म लिया है बच्चा जो जीवित है उसका कुल जो है ये संख्या नीचे होता है, और इंटू में 100 कर देंगे तो यह जो है शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। सीधी सी बातें हैं कि 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु माना जाता है, समझ गए ना। तो शिशु माना जाता है तो शिशु मृत्यु दर निकालना है। तो पिछले 1 वर्ष में जितने भी 1 वर्ष से कम आयु के जो मृत्यु के जो संख्या है वो ऊपर में लिखेंगे, और पिछले उसी वर्ष यानी पिछले 1 वर्ष में जितने जीवित जन्म लिया है उसको नीचा में कर देंगे, ठीक है, और इंटू में 1000 कर देंगे तो ये आपका शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे देखिए मातृ मृत्यु दर क्या कहता है। प्रसव कारणों से मतलब लेबर कारणों से महिला की मृत्यु होना मातृ मृत्यु दर कहलाता है। यहाँ प्रसव की अवधि से तात्पर्य है गर्भ से लेकर गर्भ समापन तक 42 दिनों की अवधि में गर्भ अवस्था के कारण हुई मृत्यु प्रसव संबंधी कारणों से प्रति 1000 महिलाओं में होने वाली मृत्यु मातृ दर कहलाती है, ठीक है ना। देखिए प्रसव कारणों से मतलब लेबर कोई कारणों से, कोई भी कारण से अगर महिलाओं में मृत्यु होता है तो उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। यह प्रसव की अवधि जो होता तात्पर्य है, ये प्रसव की अवधि से तात्पर्य है गर्भ से लेकर गर्भ समापन, मतलब जब गर्भ से लेकर और गर्भ समापन तक 42 दिनों की अवधि में गर्भ अवस्था में हुई मृत्यु, मतलब गर्भ अवस्था के कारण हुई मृत्यु, चाहे वो गर्भ के समय हो या फिर गर्भ समापन के समय हो, उस बीच में जो भी मृत्यु होता है वह प्रसव संबंधी कारणों से प्रति 1000 महिलाओं वाली मृत्यु दर कहलाती है, समझ गए ना। नीचे 1000 महिला होगा और ऊपर में जितने भी प्रसव कारण से हुआ है मृत्यु उसको ऊपर में लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा मातृ मृत्यु दर, समझ गए। चलिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, चलिए इसको छोड़िए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए गहरा कुआं और उथला कुआं में अंतर बताइए। आप सभी से पूछेगा स्वच्छ कुआं और गंदा कुआं में अंतर बताइए, डीप वेल और शैलो वेल में अंतर बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप गहरा कुआं और उथला कुआं में अंतर बता सकते हैं। गहरे कुएं में जल जो होता है अभेद सतह से नीचे से आता है, ठीक है, जबकि उथले कुएं का जल मिट्टी के नीचे का जल होता है, ठीक है ना। यह मिट्टी के जो है नीचे का जल होता है जबकि यह अभेद सतह से आता है, ठीक है।
गहरे कुएं से प्राप्त जल शुद्ध एवं जीव रहित होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है और शुद्ध होता है। जबकि ये जो है ये क्या होता है कि उथले कुएं का पानी रसोई कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसके आसपास नालों, सेप्टिक टैंक तथा गंदा पानी मिल सकता है। चूँकि यह उथला होता है तो उथला कुआं के मतलब है हल्का फल्का गड्ढा में पानी भर जाना, तो वह भी एक प्रकार के कुआं ही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यह गहरा कुआं जो होता है यह ओरिजिनल वाला कुआं होता है, जो कि बिल्कुल नीचे से पानी जो है आता है अभेद सतह से, समझ गए ना। लेकिन कहीं भी उथला कुआं है तो कहीं भी गड्ढा है हल्का फल्का और वहाँ पे पानी का जमाव है उसमें, तो वहाँ पे आसपास भी गंदगी फैल सकता है, समझ गए ना। तो यही है, तो ये जो होता है ये शुद्ध होता है, समझ गए, ये शुद्ध होता है, यह जीव रहित होता है, यह शुद्ध होता है, इसमें जीव होता है, इसमें अनेक जो है गंदगी का पानी मिला होता है, इसमें जो है गंदी पानी नहीं मिला होता है, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो विभिन्न चीज़ें जो है आप लिखेंगे। गहरा कुआं को आदर्श कुआं कहते हैं, जबकि उथला कुआं को जो है गंदी कुआं भी कहते हैं, समझ गए ना। तो इस तरीक़ा से आप लिख दीजिएगा, समझ गए। चलिए, क्लोरीन और आयोडीन में क्या अंतर है देख लीजिए। क्लोरीन और आयोडीन में क्या अंतर है, ठीक है, देख लीजिए। छोटे स्तर पर जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीन के गोलियों का उपयोग प्रभावी एवं सस्ती विधि है, ठीक है ना। देखिए, क्लोरीन जो होता है ये शुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए यह क्या कहता है, घरेलू स्तर पर इसको बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सस्ती होती है। आयोडीन एक रासायनिक रोगाणुनाशन है। घरों में समानांतर जल शुद्धिकरण के लिए आयोडीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसका किया जाता है, ठीक है। यह सस्ती होता है जबकि यह महंगी होता है, समझ गए। चलिए, 0.5 ग्राम की गोली का उपयोग 20 लीटर जल के रोगाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले बार राजस्थान में पूछा गया था कि 20 केजी पानी को शुद्ध करने में कितना ग्राम गोली की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए 0.5 ग्राम गोली जो है 20 लीटर पानी को रोगाणुमुक्त यानी साफ करता है। तो इसी प्रकार से और ज़्यादा पूछेगा तो गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 लीटर जल को शुद्ध करने के लिए 2 बूंद इथेनॉल के साथ मिश्रण में डाला जाता है, ठीक है। अब चूँकि जानते हैं इथेनॉल काफ़ी महंगा होता है, तो 1 लीटर अगर पानी शुद्ध करना हो तो 2 बूंद इथेनॉल के साथ मिश्रण जो है डाला जाता है। और यह जो है पानी की मात्रा को अनुसार क्लोरीन की गोली की मात्रा मिलानी चाहिए। जबकि यह जो है 2 बूंद इथेनॉल डाला जाता है 1 लीटर पानी में, यह जो है ज़्यादा क्या है, शुद्धिकरण महंगी है, जबकि यह सस्ती है। तो इसी प्रकार से जो है आप लिख लीजिएगा, इसमें 2 बूंद इथेनॉल डाला जाता है, जबकि इसमें 0.5 ग्राम गोली डाला जाता है 20 लीटर पानी में। तो यह जो है ज़्यादा महंगा है, यह ज़्यादा सस्ता है। इसका जो है विस्तृत रूप में जो है उपयोग किया जाता है, जबकि इसका कम उपयोग किया जाता है घरों में। तो यही जो है अंतर होता है, समझ गए। चलिए, अब एक और बहुत शानदार प्रश्न है हमारे सामने कि स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श में अंतर बताइए। काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन में अंतर बताना है। इधर है हेल्थ एजुकेशन और इधर है काउंसलिंग यानी परामर्श, ठीक है। इसमें केवल स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है। अब स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा न होगा, तो यही है, इसमें केवल स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है। परामर्श के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सभी विषय पर चर्चा होता है। काउंसलिंग क्या चीज़ का किया जाता है, तो काउंसलिंग हर एक चीज़ का किया जाता है। जो भी समस्या हो उस समस्याओं को निवारण के लिए और एक लक्ष्य चयन के लिए जो है काउंसलिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रहता है कि हाँ फलाने ही टॉपिक पर बात करना है। तो काउंसलिंग जो है हर विषय सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है, समझ गए ना। जबकि इसमें केवल स्वास्थ्य पर ही चर्चा होती है। इसमें समूह होता है, जबकि यह समूह नहीं होता है। काउंसलिंग जो है व्यक्तिगत किया जाता है, समझ गए। इसमें समय सीमा नहीं होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में कोई समय सीमा नहीं होता है, बट काउंसलिंग किसी का किया जाता है तो इसमें जो है समय निश्चित किया जाता है कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कितना देर जो है काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है ना। काउंसलिंग करियर का भी हो सकता है, किसी पेशेंट का भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विशेष सेटिंग आवश्यकता नहीं होती है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किसी विशेष सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें परामर्शग्राही के लिए विशेष सेटिंग की व्यवस्था की जाती है तथा एकांत माहौल रहता है। मतलब परामर्श जो होता है, काउंसलिंग, यह बिल्कुल शांत वातावरण में जो है किया जाता है, ताकि जो परामर्श करवाने के लिए आया है काउंसलिंग के लिए उसको बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं होता है, समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा के पूर्व ही विषय का चयन हो जाता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा जो है मतलब स्वास्थ्य के बारे में किस टॉपिक पर चर्चा करना है तो इसका चयन पहले ही हो जाता है। बट इसमें जो है परामर्शग्राही की आवश्यकताओं के अनुसार विषय बदलता रहता है। लेकिन काउंसलिंग अगर कोई जाता है तो अपने तमाम समस्याओं को लेकर जाता है कि हमें जो है ये चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ चयन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो है परामर्श जो लेने जाएगा उसके अनुसार उसका विषय बदलते रहता है, समझ गए ना। तो यही हो गया स्वास्थ्य शिक्षा और ये हो गया परामर्श। दोनों के बारे में लिख दीजिएगा अच्छे से, समझ गए। चलिए,
अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने कि जलाना एवं क्लोरीनेशन में क्या अंतर है, मतलब इंसिनरेशन और क्लोरीनेशन में क्या अंतर है। यह कचरे निपटान तथा निस्तारण की एक विधि है जिसमें ऐसे स्थान जहाँ कचरे को एकत्रित करने की सुविधा हो पर कचरे को जलाया जाता है। कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इंसिनरेशन का मतलब होता है कि यह कचरा निपटान का, यह वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्या है विधि है जिसमें कचरे का जो है निपटारा और निस्तारण किया जाता है। यहाँ एक कचरा ऐसे स्थान पर जमा होता है जहाँ जो है कोई आवासीय आसपास का क्षेत्र ना हो और वहाँ पे कचरा को जो है जलाया जाता है और उसे निपटाना जाता है। तो यही जो होता है जलाना इंसिनरेशन है। ठीक है, क्लोरीनेशन क्या होता है। क्लोरीनेशन जल शोधन का अंतिम चरण है, समझ गए ना। यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा जल को पीने योग्य बना देता है। यह कचरे का निपटाने का एक विधि है जबकि यह जल शोधन का अंतिम चरण होता है। यहाँ पे जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और जल को पीने योग्य बनाता है क्लोरीनेशन के द्वारा। समझ गए दोनों में अंतर। चलिए एक महत्वपूर्ण है आपके सामने और एक है आपका सिक टेस्ट और एक है डिक टेस्ट। दोनों में क्या अंतर होता है देख लीजिए। यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण होता है। क्या होता है, सिक टेस्ट या जो डिक टेस्ट होता है ना, यह एक क्या होता है, ठीक है, यह जो है एक इंट्राडर्मल मतलब IM इंट्राडर्मल मतलब त्वचा के नीचे का एक टेस्ट होता है, समझ गए ना, जिसमें सिक परीक्षण टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह टॉक्सिन व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए, यह निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए। इसमें 0.1 मात्रा उपयोग किया जाता है किसका, सिक परीक्षण सिक परीक्षण में जो होता है ना 0.1 मात्रा जो है टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। इसमें डिक परीक्षण में त्वचा में टॉक्सिन की इतना मात्रा उपयोग किया जाता है, मतलब यहाँ भी टॉक्सिन का 0.1 मात्रा और यहाँ भी टॉक्सिन का 0.1 मात्रा। ठीक है, यह टॉक्सिन व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए ना। यह कहाँ किया जाता है, यह जो है निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए ना। इसी टॉक्सिन की ताप द्वारा निष्क्रिय की गई 0.1 ml मात्रा विपरीत भुजा में इंजेक्ट की जाती है। मतलब यही जो टॉक्सिन होता है तो इसको ताप द्वारा निष्क्रिय जो की गई होता है ना, उसको 0.1 ml मात्रा विपरीत मतलब दूसरे भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए। एक पहले में इंजेक्ट किया जाता है और एक दूसरे में इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए। ये हो गया। चलिए ये हो गया। परीक्षण के परिणाम का अध्ययन चौथे दिन किया जाता है। अब दोनों भुजाओं में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन को, टॉक्सिन की मात्रा, तो उसके बाद जो है यह परिणाम का इसका रिजल्ट का अध्ययन चौथे दिन किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी को जांचने के लिए किया जाता है। मतलब यह जो टेस्ट होता है सिक टेस्ट, यह डिप्थीरिया वाले रोगियों के लिए किया जाता है, समझ गए ना। जबकि यहाँ पे देखिए इसमें भी 0.1 मात्रा जो है उपयोग किया जाता है टॉक्सिन का। डिक परीक्षण का उपयोग स्कारलेट बुखार पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह कौन से बुखार, स्कारलेट बुखार के उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका निरीक्षण 24 घंटे के बाद इंजेक्शन दिए गए स्थान पर हुए लालापन से किया जाता है। ये कैसे किया जाता है डिक टेस्ट, तो 0.1 टॉक्सिन दिया जाता है और देने के बाद जो है 24 घंटे के बाद जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे देखा जाता है कि कितना ज़्यादा लालापन हुआ है और फिर जो है उससे तय होता है कि व्यक्ति में स्कारलेट बुखार है या नहीं है। तो डिक टेस्ट जान गए और सिक टेस्ट जान गए दोनों, यह डिप्थीरिया और यह बुखार के लिए। ओके चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं किस में आ गए, बहुत शानदार है। हम लोग अब सीधा सीधा आ गए हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में, मीन्स बिहेवियर साइंस में। ठीक है, देखिए एक है आपके साथ सामुदायिक ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय, एक है नगरीय समुदाय या नगरीय समाज, मतलब ग्रामीण गांव के, और एक है शहर। दोनों में अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कितना आसान है। देखिए ग्रामीण समाज में जनसंख्या घनत्व कम होता है। बात किया जाए डेंसिटी घनत्व का मतलब है कि कितना ज़्यादा घना आबादी। तो गांव में जो आबादी होता है वह कहीं ना कहीं शहरों के आबादी से शहरों के घनी आबादी से कम होता है, समझ गए ना। तो इसका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, समझ गए। ग्रामीण समाज में प्राकृतिक वातावरण बहुत होता है, जैसे साफ हवा, नदियाँ, जंगल, तालाब, पेड़ पौधे। बट यहाँ शहर में ये सब का कमी होता है, समझ गए ना। अधिकांश चीज़ें कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है, समझ गए, जिसको जो है प्राकृतिक स्रोत का काफ़ी कम मात्रा होता है, जबकि यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत ज़्यादा होता है।
ग्रामीण समाज में लोगों का मूलभूत व्यवसाय कृषि पशुपालन होते हैं, जबकि यहाँ पे नौकरी व्यवसाय इंजीनियर डॉक्टरी ये सब जो है व्यवसाय ज़्यादा होता है यहाँ पे। समझ गए? चलिए ये चीज़ को समझ गए। और है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 5 से 10 नंबर में पूछ सकता है। ग्रामीण समाज में वातावरण समस्याएं नहीं होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, वातावरण संबंधी समस्या होता है, ठीक है ना। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश संयुक्त परिवार कंबाइंड फैमिली पाया जाता है। समझ गए ना, जबकि यहाँ पे एकल परिवार होते हैं। समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में 2-4 व्यक्ति ही रहता है। समझ गए, लेकिन यहाँ पे कई जो है पुश्त के लोग रहते हैं, पीढ़ी के लोग। गांव में शिक्षा का स्तर कम और सीमित होता है, जबकि शहर में शिक्षा का स्तर अधिक और विस्तार होता है, ठीक है ना। ग्रामीण समुदाय में जाति धर्म मान्यताओं पर अधिक विश्वास होता है, लेकिन शहर में लोग जो है ज़्यादा जो है इस पर जोर नहीं देते हैं, ठीक है। ग्रामीण समुदाय में लोग बीच अधिक स्नेह प्यार भाईचारा और सहयोग का भावना होता है, बट शहर के जो लोग होते हैं, शहरी जो समुदाय होता है, वहाँ पे आपसी सहयोग भावना की कमी होती है। समझ गए ना, तथा सब जो है अपनी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ठीक है ना। दूसरों से क्या लेना देना है यहाँ पे मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्त्री शिक्षा की कमी गांव में होती है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे स्त्री शिक्षा बेहतर होती है। समझ गए ना। ग्रामीण समाज में स्थिरता होती है, इसलिए बदलाव कम होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चेंज कब होता है, जब मूवमेंट होता है तभी कोई चीज़ का चेंज होता है, बदलाव होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ स्थिर रहेगा तो उसमें बदलाव बहुत कम होगा। लेकिन शहर में अस्थिरता होने के कारण यहाँ पे बदलाव अधिक होते हैं। समझ गए ना। ग्रामीण समुदाय में आर्थिक संपन्नता कम होती है, यहाँ पे लोग गरीब ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आर्थिक जो है संपन्नता अधिक होती है, यहाँ पे लोग जो है खरीद के भी सामान खाते हैं, फिर भी जो है पैसा का बचत और आर्थिक रूप से सही होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समाज या शहरी समाज या शहरी समुदाय में अंतर था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, समुदाय और समाज में क्या अंतर है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि एक समुदाय है और एक आपका सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, दोनों में क्या अंतर है। चलिए इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीप छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय एक छोटा समूह होता है, व्यक्तियों का समूह है, जिसमें सब जो है आपस में मिलकर जो है रहते हैं, एक दूसरे को निवास करते हैं और समान नॉर्मल व्यक्तित्व जीवन अपना जीते हैं, ठीक है ना। वहीं पर बात किया जाए समाज का, समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाया जाता है। समझ गए ना। समाज क्या है? एक सदस्यों के समूहों के बीच पाया जाने वाला आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। समझ गए ना। समुदाय समाज का एक भाग है। समुदाय जो होता है यह समाज का ही एक भाग होता है, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं कि यह जो है समीप का एक छोटे क्षेत्र में निवास करता है। समझ गए ना। चलिए, समाज कई समुदाय से मिलकर बनता है। समाज जो होता है कई समुदायों से मिलकर बनता है। समझ गए ना। समुदाय में निश्चित क्षेत्र या भौगोलिक सीमाएं होते हैं। जो समुदाय होता है ना, इसमें निश्चित क्षेत्र और भौगोलिक स्थितियाँ होती है। समाज में आपसी सहयोग व एकता की भावना होना या न होना निश्चित नहीं है। समझ गए ना। समाज में एकता होगा या नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। इसमें भौगोलिक सीमा नहीं होती है, क्योंकि यह सभी समाजों का एक मिलन होता है, ठीक है ना, सभी समुदायों का। समाज में आपसी सहयोग व एकता की भावना होती है। समुदाय जो होता है यहाँ पे आपसी सहयोग और एकता की भावना होती है, जबकि समाज में आपसी सहयोग और एकता की भावना हो या न हो यह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति का समूह होने के कारण समुदाय विस्तृत होता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति का समूह होगा उतना ज़्यादा समुदाय बढ़ेगा। सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, जैसे समाज ठोस या मूर्त है, ठीक है ना। समाज देखिए एक प्रकार से संबंध है। समाज क्या है? एक प्रकार से संबंध है जो एक दूसरे को बीच में संबंध को बनाता है। समझ गए ना। समुदाय जो होता है यह समाज का एक क्या होता है? भाग होता है, जबकि कई समुदाय मिलकर एक समाज बनता है। समझ गए ना। समाज में कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, जबकि समुदाय में निश्चित क्षेत्र और भौगोलिक सीमाएं भी होता है। समुदाय चूँकि छोटा होता है तो इसलिए आपसी सहयोग और एकता की भावना होती है, लेकिन समाज में यह निश्चित नहीं होता है कि सहयोग और एकता की भावना है या नहीं है। समझ गए ना। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जबकि समुदाय व्यक्तियों के समूहों का एक विस्तृत है। समझ गए ना। तो समुदाय के बारे में समझ गए, समाज के बारे में समझ गए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ संदर्भ देखते हैं, प्राथमिक समूह और
द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, इस दोनों में आप सभी से पूछेगा क्वेश्चन। समझ गए। देखिए प्राथमिक समूह है और इधर द्वितीयक समूह है, समझ गए। दोनों के बारे में देख लीजिए। इसमें आमने सामने के घनिष्ठ सहयोग होते हैं, इसका एक विशेषता है। प्राथमिक समूह में जो रिश्ता होता है व्यक्तियों के समूह में, वह आमने सामने एकदम सहयोग और घनिष्ठता का रिश्ता होता है। इसमें आमने सामने घनिष्ठ संबंधों का कमी होता है, ठीक है। इसका आकार छोटा होता है जैसे परिवार, ठीक है ना। इसका आकार बड़ा होता है जैसे राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया, तो इसका जो आकार होता है बड़ा होता है। इसके सदस्यों की संख्या कम होती है, जब इसका आकार छोटा होगा तो इसका सदस्य का संख्या भी कम होगा। इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जैसे एक राष्ट्र में कितना ज़्यादा जनसंख्या होता है तो सब के सब तो एक राष्ट्र का सदस्य ही है। इसमें संबंधों में स्थिरता और निरंतरता पाई जाती है। इसमें जो संबंध होता है व्यक्ति का वह स्थिरता और निरंतरता पाई जाती है, जैसे बाप बेटे में, पति पत्नी में, चाचा भतीजा में, तो इसका जो रिश्ता होता है स्थिर होता है, निरंतर चलते रहता है। लेकिन इसमें संबंधों को और स्थिरता और निरंतरता में अभाव होती है, क्योंकि पूरे राष्ट्र में जो है सबसे सबको तो रिश्ता और स्थिरता नहीं ना हो सकता है, तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। प्राथमिक समूह सरल होते हैं। ये जो प्राइमरी ग्रुप होता है बिल्कुल आसान सरल होता है। यह जटिल होता है क्योंकि इसमें विस्तृत बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें हम की भावना होती है। हम की भावना आप लोग को पता है कि हम की भावना मतलब एक दूसरे को अपने ग्रुप के प्रति रिस्पेक्ट, सहयोग दिखाना, समझ गए ना। इसमें हम की भावना नहीं होती है, इसमें अभाव होता है, समझ गए ना। इसमें संबंध प्रत्यक्ष और औपचारिक होते हैं। इसमें जो संबंध होता है एक फैमिली सदस्यों के बीच में डायरेक्ट जो है रिलेशन होता है, जबकि इसमें अप्रत्यक्ष होता है और औपचारिक होता है, समझ गए। औपचारिक होता है जबकि यह अनौपचारिक होता है, समझ गए। तो ये प्राइमरी समूह और यह द्वितीयक समूह है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें और सारा पॉइंट है, देख लीजिए 10 नंबर में पूछता है। इसमें व्यक्तिगत संबंध इच्छानुसार स्थापित की जाते हैं। इसमें जो संबंध होता है एकल ग्रुप में, इसमें इच्छानुसार संबंध स्थापित किया जाता है, समझ गए ना। कि जैसे आपको जिसको जो बोलने का मन हो, समझ गए, तो आदमी बोलता है आराम से, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका द्वितीयक समूह होता है, इसमें विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति के लिए संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिससे जब काम पड़ा तभी जो है उससे जुड़े, उससे संबंध स्थापित किए, तो ये द्वितीयक में होता है। प्राथमिक समूह स्थानीय होते हैं। यह स्थानीय समूह होता है जबकि यह फैला हुआ होता है, समझ गए ना। जैसे परिवार या गाँव हो गया, तो इस समय समूह जो है स्थानीय ही होगा। लेकिन द्वितीयक समूह पूरे राष्ट्र के बात होता है तो वहाँ पर द्वितीयक समूह होता है और यह फैला होता है। इसमें सामूहिक और व्यक्तिगत नियंत्रण पाया जाता है, मतलब इसमें ग्रुप और व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, जबकि इसमें कम पाया जाता है। आप जो है एक जगह से पूरे देश पर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है कम होता है। संबंधों से घनिष्ठता या आत्मीयता होती है। इसमें जो संबंध होते हैं वह बहुत ज़्यादा क्लोज, घनिष्ठ होता है, जबकि इसमें जो है स्वार्थ पर आधारित होता है, समझ गए, और इसमें घनिष्ठता का अभाव होता है, ठीक है। इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध होते हैं एक दूसरे से, जबकि इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूहों की अधिकता होती है, जबकि नगरीय जीवन में द्वितीयक समूहों की क्या होती है, अधिकता होती है। यहाँ पे द्वितीयक समूह होता है, इसीलिए एक दूसरे के लोगों में घनिष्ठता नहीं होता है, ज़्यादा प्रेम भाव नहीं होता है, समझ गए ना। यहाँ पे खुद को व्यक्तिगत नियंत्रण और ग्रुप पर नियंत्रण भी कम होता है, ठीक है। प्राथमिक समूहों के उद्देश्य में समानता, सामंजस्य जो है सामंजस्य पाया जाता है, ठीक है, जबकि इसका उद्देश्य में सामंजस्य नहीं होता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है। उदाहरण के लिए प्राइमरी ग्रुप का देख लीजिए। प्राइमरी ग्रुप गांव है, परिवार है, पड़ोस है, खेल समूह है, ये सब प्राइमरी ग्रुप है, जबकि राजनीतिक दल, नगर, राष्ट्र, सेना, ये सब द्वितीयक समूह है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका है एकल परिवार और दूसरा है एकल संयुक्त परिवार, और एकल परिवार में अंतर बताना है। तो जो लोग एकल समूह और द्वितीयक समूह जान गए होंगे तो वो आसानी से इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। कैसे, चलिए देखिए यहाँ पे संयुक्त परिवार और एकल परिवार, ठीक है। संयुक्त ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, दोनों में अंतर देखिए। संयुक्त परिवार में संयुक्त निवास स्थान होता है, मतलब जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होता है ना, तो वहाँ पे जो निवास स्थान भी होता है सबके एक ही जगह पर ज्वाइंट ही रहता है। लेकिन जो एकल परिवार होते हैं तो उसका निवास स्थान अलग होता है, जैसे माता पिता से बेटा अलग हो गया, समझ गए, या फिर वो शहर जाके रहने लगा तो उसको तो आवास चाहिए ही चाहिए, तो ये इसमें आवास जो है अलग अलग हो जाता है, समझ गए, एकल परिवार में। इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें कई परिवार होते हैं, ज्वाइंट फैमिली का आकार बड़ा होता है। इसका एकल परिवार का आकार छोटा होता है, ठीक है ना।
संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, जबकि इसमें 1 या 2 पीढ़ी के मात्र सदस्य रहते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न दशा जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। संयुक्त परिवार होते हैं तो उसमें दादा के पिताजी, यानी जिसको परदादा बोलते हैं, समझ गए ना, पिताजी। तो ऐसे में जो महिला होती है उनके शर्म लिहाज का बात आता है, तो उसमें जो है दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी जो है स्त्रियों की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है ज्वाइंट फैमिली में। लेकिन एकल फैमिली में जो है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लाज शर्म का व्यक्ति रहता नहीं है, तो वहाँ का जो महिला होती है वह मुक्त होती है इन सब से। ठीक है। संयुक्त परिवार में गोपनीयता का अभाव होता है, क्योंकि जहाँ पे जानते हैं कि जहाँ पे अधिक व्यक्ति एक साथ रहता है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ करेंगे तो सीक्रेट का, प्राइवेसी का अभाव होगा। लेकिन यहाँ पे एकल परिवार में गोपनीयता का तत्व जो है विद्वान होता है, क्योंकि फैमिली में 1 ही 2 सदस्य होता है और वो बातों को अच्छे से जो है छिपाना जानती है, प्राइवेसी होता है। तो यही जो है। उसके बाद बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार में हो गया गोपनीयता। संयुक्त परिवार के अधिक सदस्यों के कारण बच्चों को समुचित पालन पोषण मिलता है, प्यार दुलार मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे सदस्य कम होते हैं, जैसे माता पिता है और एक बच्चा है, तो ऐसे में पिताजी चल गए कमाने और माता भी अगर चल गई कमाने, तो बच्चा को कौन पालन पोषण देगा, या वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के पास ही रहेगी। तो ऐसे में उसको यहाँ पे कठिनाइयाँ होता है। परिवार के समस्त कार्यकर्ता अज्ञात से होते हैं, कर्ता ही परिवार का मुखिया होता है। जैसे दादाजी या पिताजी ही परिवार के मुखिया होते हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है निर्णय लेने का आपसी सहमति से होता है, क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी ही है, तो दोनों आपस में सहमति से कार्य करते हैं। ठीक है। सामूहिक जीवन के कारण इस परिवार का सदस्य अकेलापन महसूस नहीं करता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली होता है, इसलिए अकेलापन किसी को महसूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान गए हस्बैंड वाइफ है, तो कोई एक चला गया कमाने, तो दूसरा जो है अकेला घर पे बैठा रहेगा, तो ऐसे में यहाँ पे अकेलापन महसूस करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट और एकल के बारे में समझ गए, फैमिली के बारे में समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बताइए। तो देखिए, वृद्धि इधर ग्रोथ है और इधर विकास है, समझ गए। देख लीजिए, वृद्धि विकास के अवयवों में से एक वृद्धि की प्रक्रिया विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का चरण है। अंतः वृद्धि शब्द का प्रयोग संकीर्ण होता है। ठीक है। देखिए, वृद्धि जो होता है ना, यह क्या होता है, वृद्धि यह द्रव्यमान परिमाण से संबंधित होता है। जैसे कोई बच्चा अभी 2 साल का है, तो उसमें वृद्धि होगा तो वह 5 साल का हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 साल का होगा, फिर उसके बाद 15 साल के होगा। वैसे ही अभी उसका जो शरीर है वह 5 kg का है, तो बढ़कर वृद्धि होकर 10 kg का होगा। हाथ पैर अभी छोटा छोटा है, तो वृद्धि होकर बड़ा बड़ा हो जाएगा। यानी यह पूर्णतः परिमाण पर और द्रव्यमान पर, लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है वृद्धि। लेकिन विकास जो होता है, यह शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास, समझ, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास पर आधारित होता है। मतलब नॉर्मली कहा जाए तो यह मेंटली और फिजिकली रूप से यह जो है व्यक्ति में विकसित को जो है हम लोग विकास कहते हैं, समझ गए, जिसमें बोलने चालने विचारने का विकास होता है। तो दोनों के बारे में समझ गए। चलिए, वृद्धि की प्रक्रिया निश्चित आयु से रुक जाती है। जो वृद्धि होता है ना, वह निश्चित आयु में रुक जाती है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति हो गया, तो अब उसमें ना लंबाई बढ़ेगा, नहीं उसमें चौड़ाई बढ़ेगा, नहीं उसका जो है मतलब कुछ वृद्धि हो पाएगा। लेकिन ये जो विकास होता है, यह बुढ़ारी में भी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहता है और अपने परिवर्तन करते रहता है, समझ गए। वृद्धि शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि जो होता है, यह जो है शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, जबकि विकास जो होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण परिवर्तनों को जो है प्रकट करता है। यह व्यक्तित्व कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर जो है कैरेक्टर हो, IQ हो, सारे इमोशन हो, सब चीज़ में जो है विकसित होता है, वृद्धि होता है, तो वह विकास होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, यहाँ पे और चीज़ें हैं, देख लीजिए। यहाँ पे और है, वृद्धि एक ही प्रक्रिया अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है तथा उन्हें नापा जा सकता है। वृद्धि जो है स्पष्ट दिखता है, नापा जा सकता है, परंतु विकास को जो है आप महसूस कर सकते हैं। इसे ना आप देख सकते हैं, ना इसे नाप सकते हैं, ठीक है ना। वृद्धि के व्यक्तित्व के भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि जो है समान नहीं होती है। वृद्धि जो होता है सब में अलग अलग होता है। देखते हो, या कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई बौना हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा, कोई बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो यह जो है अलग अलग सब में अलग अलग होता है। लेकिन ये जो सभी व्यक्तियों के विकास का स्तर जो होता है समानता होता है। इसका दर, सीमा, भिन्नता में अंतर होता है, लेकिन जो स्तर होता है सब में समान स्तर से ही शुरू होता है विकास होना, ठीक है। तो दोनों में समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट यहाँ पे आता है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न पूछेगा कि साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए साइकोलॉजी जो होता है यह एक मन का व्यवहार है, मन का विज्ञान है, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। समझ गए। साइको जो लोगस साइकोलॉजी होता है, जिसमें तत्पर होता है लोगस मतलब ज्ञान और साइको मतलब आत्मा, और यह जो है मनोविज्ञान मतलब मन का एक विज्ञान है, यह व्यवहार का एक विज्ञान है। ठीक है, तो यह मनोविज्ञान हुआ। जबकि साइकोलॉजी जो होता है यह एक सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, जिसमें साइकोलॉजी होता जो है वो आपके सोसाइटी, यूनानी शब्द लोगस दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन, समाज के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन। समझ गए ना। तो यही जो है मनोविज्ञान और साइकोलॉजी हो गया। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप सभी के बीच में है वेश्यावृत्ति है। समझ गए ना। वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति स्त्रियों की एक प्रमुख सामाजिक बुराई है। भले ही स्त्रियों द्वारा इसको अपना पेशा माना जाता है, बट ये है तो एक स्त्रियों का सामाजिक बुराई ही, जो क्या करता है, वेश्यावृत्ति अवैध यौन शोषणों पर आधारित कमाने का एक तरीका और आजीविका का संबंध है। वेश्यावृत्ति क्या है, यह एक सामाजिक बुराई है महिलाओं का, जो अवैध यौन संबंध के आधारित एक कमाने का तरीका है और आजीविका का एक संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोस्टिट्यूशन। समझ गए। और उसी प्रकार से बलात्कार, रेप क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ बिना उसकी इच्छा, बिना सहमति के ज़बरदस्ती संबंध बनाना बलात्कार या यौन शोषण कहलाता है। यह एक जघन्य अपराध है। तो दोनों प्रोस्टिट्यूशन और रेप में अंतर देख लिए। चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं एल्कोहलिज्म है और ड्रग एडिक्शन है, दोनों के बारे में हमको अंतर पूछेगा, तो कैसे लिखेंगे। चलिए, एल्कोहलिज्म यानी मदिरा, एल्कोहल या मदिरा का अत्यधिक सेवन करना, जिसे शरीर में मानसिक व शारीरिक हानि को अत्यधिक हानि पहुँचता हो, मद्यपान कहलाता है। इससे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना। मदिरा, एल्कोहल मतलब मदिरा पान, यह एक क्या है आपका एल्कोहलिज्म जो होता है, जिसमें मदिरा पान मतलब लोग इतना ना ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, अत्यधिक सेवन करने से शरीर को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि हो, तो उससे जो है हम लोग मद्यपान कहते हैं। इससे शरीर को अनेक जो है रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नशीला पदार्थ यानी ड्रग एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत, आदत। समझ गए ना। वैसा पदार्थ जो, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा मादक पदार्थ जिसमें नशा तो हो ही, इसके साथ में लोग इसके आदी हो जाते हैं, जिससे मानसिक क्रिया प्रभावित होता है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, चिंता में मुक्ति होता है, चिंता में होता है, ऐसा उसे आभास होता है, तो लोग इन द्रव्यों का सेवन जो है करता है, जिससे उनको लगता है कि हमें जो है कुछ समय के लिए इस चिंता से, इस कष्ट से मुक्ति मिल रहा है। ऐसे में व्यक्ति को धीरे धीरे इसका आदत पड़ जाता है और वो उसका जो है आदी हो जाता है। समझ गए। जिससे वह बार बार सेवन करता है, और अगर कभी न मिले यह चीज़ें तो उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। तो यही जो है नशीला पदार्थ ड्रग एडिक्शन होता है, और ये एल्कोहल होता है। समझ गए। चलिए, ठीक है। एक यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है क्वेश्चन, आप सभी से पूछेगा कि सामाजिक समस्या और सामाजिक परिवर्तन, सोशल प्रॉब्लम और सोशल चेंजेज होता क्या है। प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ विघटनकारी तत्व मौजूद होते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हानिकारक होते हैं समाज के लिए, जो समाज में सामाजिक समस्या पैदा करते हैं। हमारे समाज भी अनेक सामाजिक समस्या विद्यमान है, जैसे दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। ये सब सामाजिक प्रॉब्लम होता है जो समाज में विद्यमान है, जो समाज में समस्या को जन्म देता है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेज क्या होता है। मैकावेयर एवं पेज के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और समाज में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, और एक लास्ट वाला और आप सभी के बीच में है क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण में क्या अंतर है, बताइए। ठीक है ना। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण है, दोनों में क्या क्या अंतर है देख लीजिए। बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है। परिवार नियोजन के पक्ष में उचित वातावरण तैयार करना जनसंख्या नियंत्रण का एक क्या है, उपाय है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विस्फोट का एक कारण ये भी है कि जन्म दर अत्यधिक और मृत्यु दर में काफ़ी कमी, यह जो है जनसंख्या वृद्धि का अधिक कारण है। पुत्र को अधिक महत्व दिए जाने के कारण में भारत में तब तक संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया जारी रखते हैं जब तक कि पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। यह जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है।
जैसे किसी को 4-5 बेटियां हो गई और वो बालक के जो है चक्कर में अब होगा अब होगा अब होगा इस कर कर के उसको जो है 4-5 पुत्री हो जाती है, जिससे जनसंख्या बढ़ जाता है। तो पुत्र के चाहत में जनसंख्या विस्फोट होना। निर्धनता के कारण लोग अधिक संतान की उत्पत्ति से आय बढ़ाना चाहते हैं, लाठी बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा के निम्न स्तर व परिवार नियोजन के प्रति अरुचि भी जनसंख्या बढ़ने का कारण है, और ये सब जो है आपका जनसंख्या विस्फोट में होता है। ठीक है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण जो होता है, पॉपुलेशन पर कंट्रोल, परिवार नियोजन के पक्ष में ऐसे वातावरण तैयार करेंगे जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को आसानी से उपलब्ध करा के पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। महिलाओं को सामाजिक स्थिति में सुधार लाकर, जिससे महिला शिक्षित होगी, स्थिति बेहतर होगा तो वह भी जागरूक होगी जनसंख्या नियंत्रण के प्रति। लिंग असमानता को खत्म करना, यानी महिला और पुरुष में समानता को खत्म करना, असमानता जो है उसे खत्म करना, समानता का बढ़ोतरी करना। जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों का प्रचार प्रसार करना व परिवार नियोजन को बढ़ाना पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बेहद ही असरकारक विधि है। समझ गए? तो ये जो है आपका यहाँ पे सभी के सभी चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। आज जितने भी अंतर बताओ वाला क्वेश्चन था सबको जो है हम लोग यहाँ पे कर लिए। आप लोग अब इसको पढ़ लीजिए, एक आध बेर समझ में आ जाएगा। ओके, विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।